हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 6वां है। यहां पर हम लोग उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग औपनिवेशिक शासन के दौरान शहरों को देखेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के साथ साथ जो नए शहर हैं वो उभर कर सामने आए हैं। वहीं जो पुराने शहर हैं, यानी पुराने शहरों में जो पुराने शासकों की राजधानियां हैं या फिर मंदिर नगर हैं या तीर्थ नगर हैं, उनका पतन भी हुआ है। तो यहाँ पर जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपनी अपनी सत्ता का विस्तार किया है, इन्होंने जो अपने प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए हैं, तो वो शहर तो ज़्यादा फले फूले हैं। वहीं जो प्राचीन काल के या मध्यकाल के जो शहर थे, उनका पतन हुआ है। अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो यूरोप के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ साथ सामने आए हैं। यानी कि यूरोप में जब औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आधुनिक शहर सामने आए हैं। जैसे ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जो हैं, ये दोनों शहर ही जो हैं आधुनिक शहर हैं, जो कि औद्योगिकरण के साथ विकसित हुए हैं। 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। तो वहीं दूसरे शहर ऐसे भी थे जो कि कमजोर पड़ रहे थे। नहीं, खास करके जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया है, तो शासन के नए केंद्र पैदा हुए हैं और क्षेत्रीय सत्ता के जो पुराने केंद्र हैं, उनका विघटन होना स्टार्ट हो गया है। तो मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ है। देखिए, विशहरीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत वहाँ के जो व्यापारी हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं या छोटे मोटे लघु कुटीर उद्योग हैं, वहाँ से कहीं अन्य शहरों में शिफ्ट होने लगते हैं। तो इसको विशहरीकरण कहते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग ही शहरों में रहते थे। ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि 19वीं सदी में अगर दिल्ली की भी बात की जाए, जो कि आज देश की राजधानी है, तो दिल्ली भी एक छोटा सा धूल भरा कस्बा था, क्योंकि उस समय राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। जब 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया है, उसके बाद दिल्ली का महत्व बढ़ने लगा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली शहर जो है 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। यानी मध्यकाल में हम लोग तोमरवंश से स्टार्ट करें तो तोमरवंश से लेकर आखिरी मुगल बादशाह तक दिल्ली जो एक शाही शहर के रूप में स्थापित रहा है। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय में बसाई गई हैं। और इन सभी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी जो है वो शाहजहानाबाद थी। शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शाहजहां ने की थी। तो शाहजहानाबाद राजधानी जो सबसे खूबसूरत राजधानी रही थी। शाहजहानाबाद के भीतर एक किला महल और बगल में सटा एक शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल पर से बनाया गया था। वहीं इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजों वाला एक पुराना शहर था। अब देखिए, शहर की बात करें तो शहर में चांदनी चौक और फैज बाजार की जो मुख्य सड़कें थी वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी। चांदनी चौक के बीचों बीच में एक नहर थी। फैज बाजार और जामा मस्जिद, देखिए शाहजहां के टाइम पर ज़्यादा जामा मस्जिद जो है दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। ये इसके प्रमुख आकर्षण के केंद्र थे। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृत का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। यहाँ पर कई दरगाह, खानका और ईदगाह थी। दिल्ली के बारे में मीर तकी मीर ने लिखा है कि दिल्ली की सड़कें महज एक सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। ऐसा मीर तकी मीर ने उस समय दिल्ली के बारे में लिखा था। हालांकि इन सब के बावजूद भी, दिल्ली में इतना राजसी वैभव होने के बावजूद भी, यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज़्यादा थी। हवेलियों के बीच में गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे और त्योहार या फिर जलसे या जुलूसों में आपसी टकराव होते थे, आपसी तनाव फूट पड़ते थे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ शब्द आए हैं, उनके यहाँ अर्थ बताए गए हैं। दरगाह का मतलब क्या होता है? सूफी संत का मकबरा। खानका जो है इस सूफी संत का निवास स्थान होता है। यहाँ पर यात्रियों के लिए विश्राम गृह और ऐसा स्थान जहाँ पर लोग सूफी संतों से आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करने आते हैं, यहाँ पे नृत्य वगैरह में हिस्सा लेते हैं। ईदगाह क्या है? ईदगाह जो है मुसलमानों का एक खुला प्रार्थना स्थल होता है। कुलदे शेख, देखिए ये कई बार पूछा गया, कुलदे शेख का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है। कुलदे शेख एक ऐसा रास्ता है जो एक जगह आग जाकर जो है बंद हो जाता है, उसे कुलदे शेख कहा जाता है। दरियागंज आपने शब्द सुना होगा। दरिया का मतलब होता है नदी और गंज का अर्थ होता है बाजार। तो आपने कई जगह गंज लगा देखा होगा, तो गंज का अर्थ होता है बाजार। अब देखिए, पुरानी दिल्ली की बात तो हो गई, अब नई दिल्ली की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। हालांकि उस समय इनकी राजधानी कलकत्ता थी, तो कलकत्ता राजधानी होने की वजह से इन्होंने दिल्ली पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। यहाँ के मुगल बादशाह को दिल्ली में रहने दिया। 1911 में जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, तब इसका आधुनिकीकरण स्टार्ट हुआ है।
19वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी 1857 से पहले दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। देखिए, जैसा कि हमने आपको मद्रास के बारे में, बंगाल के बारे में या फिर बंबई के जो गोरे और काले इलाकों के बारे में बताया था, ब्लैक टाउन्स और व्हाइट टाउन्स के बारे में बताया गया था कि ब्लैक टाउन्स में केवल भारतीय व्यापारी रहते थे और व्हाइट टाउन्स में केवल यूरोपीय रहते थे। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं था। दिल्ली में ब्लैक और व्हाइट जो है एक ही स्थान पर रहा करते थे, यानी अंग्रेज और हिंदुस्तानी जो है एक ही जगह पर रहा करते थे। अंग्रेज भी जो है भारतीय त्योहारों का मजा लेते थे, भारतीय संगीत का मजा लेते थे। तो दिल्ली की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं 1830 से लेकर 1857 की जो अवधि है, इसको दिल्ली के पुनर्जागरण का काल मानते हैं। यानी ये ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर रचनात्मक गतिविधियां हुई हैं, चाहे संगीत के क्षेत्र में हुई हो या फिर अन्य क्षेत्रों में हुई हो, तो ये रचनात्मक काल रहा है। यहाँ पर पुनर्जागरण का अर्थ भी बताया गया है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म, और यह शब्द एक ऐसे दौर के लिए इस्तेमाल होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक गतिविधियां होती हैं, तो उसे पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। हालांकि 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली की जो स्थिति है बदल गई है। दिल्ली ने मुगल बादशाह से रिवेंज लेने के लिए या मुसलमानों से रिवेंज लेने के लिए तमाम जो मुस्लिम शासकों की जो भी इमारतें हैं या फिर ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनको नष्ट कर दिया है। खासतौर से मस्जिदों। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि हमने कल के अध्याय में बताया था, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों की नज़र में मुसलमान सबसे बड़े उनके जो है वो बन गए थे, दुश्मन बन गए थे। तो उन्होंने चुन चुन के मुसलमानों को टारगेट किया है। तो 1857 के विद्रोह के बाद इन्होंने जो है दिल्ली में खास करके जो मस्जिदें वगैरह थी उनको टारगेट किया है। हालांकि मंदिरों को इन्होंने नहीं तोड़ा है, तो मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया है या फिर उन्हें अन्य कामों के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। जैसा कि मिसाल के तौर पर बताया भी गया है कि जीनत अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया था। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज अदा करने की इजाजत नहीं मिली थी। इसके अलावा शहर का 1/3 हिस्सा ढा दिया गया था और नहरों को पाटकर समतल कर दिया गया था। ये सब काम 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली में, नई जो पुरानी दिल्ली है, पुरानी दिल्ली में हुए हैं। इसके अलावा रेलवे की स्थापना करने और शहर को 4 दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की जो पश्चिमी दीवार है, इसको तोड़ दिया गया है। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइन्स के इलाके में रहने लगे हैं। यानी 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ पे सिचुएशन चेंज हुई है। अब अंग्रेज जो हैं हिंदुस्तानियों के साथ नहीं, बल्कि इनकी एक अलग बस्ती हो गई है, वो हो गई है सिविल लाइन्स। तो सिविल लाइन्स में अब ये लोग रहने लगे हैं। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया है और 1877 में उसे बंद भी कर दिया गया है। एक नई राजधानी की योजना। देखिए, जैसे ही दिसंबर 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की योजना लाई गई है, उसके बाद दिल्ली की स्थिति बदल गई है। हालांकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद भी अंग्रेजों ने यहाँ पर काफी बड़े आयोजन भी किए हैं, ताकि जो मुगल बादशाह का गौरव या वैभव है, लोगों के मन में जो मुगल बादशाह की छवि बनी हुई है, उसको तोड़ा जा सके। तो 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित करने के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया है। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया है, तो इस मौके पर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ और कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का जो फैसला है, वो इसी दरबार में इसका ऐलान किया गया है। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में एक नई दिल्ली का निर्माण किया गया और नई दिल्ली के निर्माण की योजना है, इसके योजनाकार एडवर्ड लुटियंस या एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर हैं। तो इस नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसराय के महल, जिसे वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, तक जाने वाला किंग्सवे। देखिए, किंग्सवे को पहले अंग्रेजों के बाद में राजपथ कहा जाता था, वर्तमान में इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई थी। उदाहरण के लिए देखिए, अंग्रेजों ने जो भी यहाँ पर इमारतें स्थापित की गई थी, तो उन स्थापित इमारतों में भारतीय जो वास्तुकला है उसकी भी कुछ कुछ शैलियों का अधिग्रहण किया है। जैसे वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद जो है सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा जो है मुगल वास्तुल से ली गई है। हालांकि नई इमारतें जो ये लोग बना रहे थे उसमें मुगल प्रभाव भी दर्शाना जरूरी था, तो नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी यहाँ पर शामिल थी। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज इनके मन में और भी थी। इनके मन में यह था कि जो वायसराय का महल बनाया जाए वो जामा मस्जिद से ऊंचा बनाया जाए, ताकि जो मुगल बादशाह है उसकी जो भी इमेज यहाँ पे बनी हुई है उस इमेज को तोड़ा जा सके। तो इन्होंने जो यहाँ पर वायसराय का, यानी कि जो वर्तमान में आपका राष्ट्रपति भवन है, इसको जो है जामा मस्जिद से ऊंचा बनाया है। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली जो है काफी ज्यादा फैला हुआ इलाका था। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बीच में बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। यहाँ पर हरियाली वगैरह, गार्डन वगैरह ये सब लगाए गए थे, ताकि यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से मिल सके।
अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि दिल्ली विभाजन के समय जीवन, जिस समय पार्टीशन हुआ है 1947 में, उस समय दिल्ली का हाल क्या था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पार्टीशन के बाद जो है बड़ी संख्या में पाकिस्तान से जो हिंदू हैं वो भारत की तरफ आए हैं। तो भारत में जब आए हैं तो कुछ समय के लिए दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। तो उन लोगों ने जो जहां तहां जगह मिली है वहां पे तंबू गाड़कर रहना स्टार्ट कर दिया है। तो 1947 में भारत के विभाजन से दिल्ली की आबादी बढ़ गई है। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली है। दिल्ली की आबादी में बात करें तो 1947 में इसमें लगभग 5 लाख की वृद्धि हुई है। यानी 1951 की जनगणना ये बताती है कि यहाँ की आबादी लगभग 8 लाख से ज़्यादा थी और ज़्यादातर लोग इसमें पंजाब से आए थे। यानी दिल्ली में जितने भी शरणार्थी आए हैं वो सब पंजाब रीजन से आए हुए शरणार्थी थे। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से जो लोग पाकिस्तान गए हैं वो लोग किस टाइप के थे। तो यहाँ से पाकिस्तान जाने वाले जो बहुत सारे मुसलमान थे उनमें कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से जो भारत में लोग आए हैं तो वो लोग ग्रामीण भूस्वामी हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, व्यापारी हैं और छोटे दुकानदार हैं। यानी कि ये सब पढ़े लिखे लोग थे। हालांकि जब ये लोग यहाँ पर आए हैं तो इनके सामने भी आजीविका का संकट था कि आजीविका कैसे चलाएंगे, कैसे कामकाज होगा। तो इन्होंने छोटे मोटे काम धंधे अपनाए, जैसे फेरी वाले का काम है, किसी ने जो है लोहार का काम किया, बढ़ईगिरी का काम किया। तो इस तरह के काम इन्होंने स्टार्टिंग में किए हैं। अब देखिए यहाँ पर नए शहर की बात तो हो गई है। अब जो पुराना शहर है शाहजहानाबाद है, उसके भीतर क्या क्या हुआ है, उसके भीतर समय के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, शाहजहां के टाइम पर तो अच्छा खासा विकसित शहर था। यहाँ पर जल निकास प्रणाली है या फिर जल आपूर्ति प्रणाली है प्रॉपर वे में थी। लेकिन अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद जब अंग्रेजों ने नए शहर की स्थापना की है तो पुराने शहर की दुर्दशा जो है होने लगी है। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली जो धाराएं हैं ये भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया है। इन शाहजहां की जो नालियां हैं उनको बंद कर दिया गया है और उनकी जगह पर खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई है। तो खुली नालियों की वजह से पुराने शहर में बहुत ज़्यादा दुर्गंध वगैरह आती थी। हालांकि उसी समय में नई दिल्ली के इलाके में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च भी किए गए हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली पर कोई ध्यान विशेष नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने प्रयास जरूर किए हैं पुरानी दिल्ली की दशा को सुधारने के लिए। जैसे बताया गया है कि 1931 की जनगणना से हमें पता चलता है कि पुराने शहर के इलाके में प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की थी। इस योजना के तहत क्या था, इस योजना के तहत निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौराहा बाजार की तरफ धकेला जाना था। यानी एक चौराहा बाजार बनाया जाना था जिसमें काफी चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी और उसके आसपास जो बाजार होगा और बस्तियां होंगी। हालांकि ये योजना सफल नहीं हो पाई है, ये बाद के सालों में फ्लॉप हो गई है। इसके अलावा 1936 में दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन किया गया था और इसके तहत जो है इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए हैं ताकि संपन्न लोग वहां पे शिफ्ट किए जा सकें। इन सब के अलावा हवेलियों का पतन। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी में हमारे यहाँ जो जमींदार वगैरह हैं, यहाँ के जो धनाढ्य व्यापारी हैं, उनकी हवेलियां हमें देखने को मिलती हैं। तो 17वीं और 18वीं शताब्दियों में मुगल कालीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। ये 4 दीवारी से घिरे दालान का मतलब कॉरिडोर वगैरह और झरनों वाली भव्य इमारतें थी। देखिए जैसे ही मुगल सत्ता का पतन हुआ है, जैसे ही जो भारतीय शासकों का पतन होना स्टार्ट हुआ है, तो उनके साथ साथ जहाँ पर जो जमींदारी वगैरह है या फिर जो शासकों के अन्य जो सामंत वगैरह थे उनकी भी दुर्दशा होना स्टार्ट हो गई है, उनका भी पतन होना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में हवेलियों का जो गरिमा या गौरव था वो भी कम होने लगा है। हवेली की बात करें तो हवेली में बहुत सारे परिवार रहा करते थे। हवेली के अंदर खुले अहाते के चारों ओर मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये खुला अहाता है, इसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं। तो यहाँ पर मेहमान वगैरह, कारोबारी वगैरह ये कमरे इस्तेमाल करते थे। और जो भीतरी दालान है यानी भीतर की तरफ का जो कॉरिडोर है उसमें भीतरी दालानों कमरों में परिवार की औरतें वगैरह ये सब रहती थी। हवेली की खास बात ये भी थी कि हवेली में काम करने वाले नौकरों को भी यहाँ पर कमरा दिया गया था, ये भी हवेली के अंदर ही कमरों में रहते थे। ब्रिटिश शासन के समय हवेलियों के हिस्सों को बेचा जाने लगा है। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद जो सामंत हैं, जमींदार हैं या मुगलों के जो अधीन जो कर्मचारी वगैरह थे, बड़े अधिकारी वगैरह थे, तो उन सब का भी पतन हुआ है। तो मजबूरी में अब उन्हें कुछ ना कुछ तो करना है, आजीविका तो चलानी है। तो ऐसे में जो हवेलियों के बाहर की तरफ के जो हिस्से थे उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिए हैं। यानी हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहां पर दुकानें या गोदाम अब बन गए थे। अब देखिए हवेलियों के टाइम में, हवेलियों के बाद में जब औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ है तो औपनिवेशिक अफसरों ने भी अपने लिए रहने के लिए बंगले वगैरह बनवाए हैं। तो हवेलियों के विपरीत औपनिवेशिक बंगले
एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे। यानी जहां पर हवेलियों में कई सारे परिवार रहा करते थे, वहीं जो औपनिवेशिक बंगले थे, खास करके जो ब्रिटिश अफसरों के लिए बनाए गए थे, उनमें केवल एक सिंगल फैमिली रहा करती थी। उनमें एक मंजिल की ढलवा छत वाली इमारत होती थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह की ढलवा इमारत होती थी। ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे। इनके चारों तरफ या फिर 3 तरफ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बाहर जो बरामदा होता था, इसमें रहने खाने और सोने के कमरे अलग थे। कई बंगलों में 3 तरफ से बरामदा बनाया जाता था। इसके अलावा जो बंगलों में काम करने वाले कर्मचारी वगैरह हैं, उनके क्वार्टर बंगलों से दूर बनाए जाते थे। जैसे हवेलियों में कर्मचारी वगैरह हवेलियों के अंदर ही रहा करते थे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। रसोई घर, अस्तबल, अस्तबल मतलब जहाँ पे घोड़े वगैरह रखे जाते हैं, रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। तो ये हवेली और बंगलों में अंतर है कि हवेली और बंगलों में क्या अंतर होता है, तो आप बता पाएंगे। अन्यत्र में दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर, तो दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर ने प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग की रूपरेखा तैयार की थी। हर्बर्ट बेकर वही हैं जिन्होंने नई दिल्ली की योजना तैयार की है लुटियंस के साथ में, तो ये वही हर्बर्ट बेकर हैं। इसमें प्राचीन प्रतिष्ठित वास्तुशिल्प के तत्वों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका बेकर ने नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की योजना में भी इस्तेमाल किया है। यूनियन बिल्डिंग भी नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की तरह एक पहाड़ी पर स्थित थी, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। ये प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग का इमेज है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ इस वीडियो से संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो है उसको भी अवश्य देखिए। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको अब नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।